गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर आज हम एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने प्रेजेंट हैं। ये वीडियो है क्लास 10th के स्टूडेंट के आग्रह पर, जो सर दर्पण के बारे में कुछ बताया जाए और दर्पण में जो दूरियां होती हैं गोलीय दर्पण में, जैसे फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, इन तमाम दूरियों के बारे में आज बताना है, जो 11th के एक्सरसाइज से हट करके है। तो आज का वीडियो हम अभी बताएंगे ग्राफ के जरिए, और फिर आप लोग देखिएगा जो उसमें हम किस प्रकार आपको पूरे के पूरे डाउट को क्लियर कर देंगे। इस प्रकार आप जब यहाँ पर आते हैं तो ये भी फिजिक्स का ही टॉपिक है, फिजिक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर पहला जो है प्रकाश का परावर्तन। उससे रिलेटेड एक पॉइंट को आज पढ़ाएंगे और समझाएंगे भी, आप लोग जानिएगा। लेकिन चैनल पर जो नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह यही रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे वो आपके लिए लाभदायक वीडियो होगा और वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जस्ट तुरंत मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रकाश के परावर्तन में बच्चों के आग्रह पर, विशेष रिक्वेस्ट पर जो आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं, उस टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन के अंतर्गत का टॉपिक है, जिसे कहते हैं दर्पण। दर्पण अंग्रेजी में दर्पण को सब लोग, हम लोग, सभी लोग कहते हैं मिरर। दर्पण आम देहात में इस दर्पण को लोग आईना भी कहते हैं। तो दर्पण क्या होता है? जैसे कहीं भी किसी काम से जाने से पहले एक बार आप लोग अपने फेस को देखते हैं या बाल को देखते हैं, तो उस जगह आप आईना के पास जाते हैं। तो आईना क्या करता है, दर्पण क्या करता है आपका? तो आपका हूबहू प्रतिबिंब बना देता है। लेकिन वाकई में दर्पण किसे कहते हैं, इस चीज को जानना है। तो कहा जाता है दर्पण के बारे में, जो वैसी चिकनी एवं चमकीली तल जो अपने पर आपतित प्रकाश को लगभग पूर्णतः परावर्तित कर देता है। दर्पण कहलाता है। बोलचाल की भाषा में दर्पण को ही आईना भी कहते हैं। क्लियर? कह रहे हैं वैसी चिकनी एवं चमकीली तल जो अपने पर आपतित प्रकाश को लगभग पूरी तरह या पूर्णतः परावर्तित कर देता है, दर्पण कहलाता है। बोलचाल की भाषा में दर्पण को ही आईना भी कहते हैं। अब बातें आती है दर्पण। दर्पण होते कितने प्रकार के हैं? तो दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर, दर्पण के प्रकार। देखिए दर्पण के प्रकार, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है समतल दर्पण, जिसको लोग प्लेन मिरर बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर, समतल दर्पण। और दूसरा होता है जिसे कहते हैं गोलीय दर्पण। अंग्रेजी में इसे लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर।
तो फिर एक बार देख लीजिए दर्पण के बारे में आज का पॉइंट जो चल रहा है उसके बारे में गौर से आप लोग देखेंगे। दर्पण किसे कहते हैं? तो मिला वैसी चिकनी एवं चमकीली तल जो आपतित प्रकाश को, वो अपने पर आपतित प्रकाश को लगभग पूरी तरह परावर्तित कर देता है, दर्पण कहलाता है। बोलचाल की भाषा में दर्पण को ही आईना कहते हैं। अब आया जो दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो बच्चों आप जान लो दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। एक प्रकार में समतल दर्पण बोला गया और दूसरे प्रकार में गोलीय दर्पण। फिर ये बंटवारा जो है वो किस आधार पर है उसकी चर्चा पुनः अब आगे कर रहे हैं। देखिएगा आप लोग गौर से, वीडियो पर बने रहिएगा। पहला जो पढ़ेगा प्रकार एक वो है समतल दर्पण। समतल दर्पण ये कौन सा दर्पण होगा भाई? तो कहा जाता है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। समतल दर्पण कहलाता है। दर्पण जो भी होगा उसके तल की चर्चा होती है। तो अभी बोले हैं वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। अब ले लीजिए यही एक तल देख लीजिए, इसका तल देखने से पता चल रहा है जो ये समतल है। दर्पण में आपने पाया भी होगा जो एक कलर उसका पृष्ठ रहता है वो रंगा हुआ रहता है, एक पृष्ठ रंगा हुआ रहता है और दूसरा पृष्ठ चमकीला दिखता है। तो पीछे से इसको हम ऐसे केस जैसा राशि जो बना रहे हैं वो केस जैसा निशान जो है ये रंजित पार्ट को बताता है, रंगा हुआ। अब देखिए परावर्तन की क्रिया करने वाला सतह ये है जिसे परावर्तक सतह बोलते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं। तो ये समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण की चर्चा में जैसे प्रकाश की कुछ किरणें आएंगी इन दर्पण पर, तो मान लीजिए ये समतल दर्पण, हम इसको इस उल्टी अवस्था में यहां पर रख रहे हैं। ये पार्ट आपको जो दिख रहा है ये रंजित पार्ट है, रंगा हुआ पार्ट है। जैसे कोई भी प्रकाश की किरण अगर ऐसे इस पर आती है, ऐसे इस पर आती है प्रकाश की किरण, ऐसे इस पर प्रकाश की किरणें आती हैं। आने वाली किरण को तीर ऐसे करके दिखा दिए हम, जो ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं। सिंपली इस प्रकाश की किरण को बोलेंगे तो यह आपतित किरण होगी। चलिए पहली प्रकाश की किरण आएगी, दूसरी प्रकाश की किरण आई, तीसरी प्रकाश की किरण है, ढेर सारी प्रकाश की किरणें जो आ रही है उनके परावर्तन की बात। यहाँ से टकराया और ऐसे चला गया, ये भी यहाँ से टकराया और ऐसे चला गया, ये भी यहाँ से टकराया और ऐसे चला गया। अब देखिए यहाँ पर ये जाने वाली किरण की तीर की दिशा ऐसे मैंने बताया। सिंपली यहाँ पर पता चला जो ये आने वाली किरण है जिसे बोलते हैं आपतित किरण, और ये जाने वाली किरण है जिसे बोलते हैं परावर्तित किरण। अब जिस सतह से टकराकर वापस गई वो सतह इसका क्या कहलाता है? परावर्तक सतह। क्या होता है? परावर्तक सतह। ये कौन सा पार्ट है इसका? रंजित पार्ट, रंगा हुआ भाग है। जिस जिस बिंदु पर यह टकरा रहा है, ये सारे बिंदु जो है इस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। सिंपली आपतन बिंदु। आपतित किरण आती है और सतह के जिस बिंदु पर गिरती है वो बिंदु आपतन बिंदु है। तो ये आपतन बिंदु है,
इस किरण के लिए ये आपतन बिंदु है, इस किरण के लिए ये आपतन बिंदु है। अब मन में कभी कभी ये डाउट खड़ा होता है कि सर आप जो बोल रहे हैं परावर्तक सतह एक है और ये आपतित किरणें जो दिख रही है वो कई हैं और आपतन बिंदु भी कई हैं, क्या आपतन बिंदु कई हो सकते हैं? तो जितनी किरणें परावर्तक सतह पर गिरेंगी उतनी ही बिंदु जो परावर्तक सतह पर होंगे वो बिंदु आपतन बिंदु का रूप लेगा और आपतन बिंदु कहलाएगा। आप देख रहे हैं जो परावर्तन के बाद जो किरणें आई ठीक समानांतर आई थी और परावर्तित होने के बाद भी ठीक समानांतर वापस लौट गई। तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन भी बोला जाता है। तो ये है समतल दर्पण। अब बातें होती है समतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका इमेज कैसा बनता है। समतल दर्पण के सामने जब किसी भी वस्तु को रखते हैं तो कंप्लीट आप देखिएगा जो एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। हमें प्रतिबिंब की चर्चा अभी तो नहीं करनी है, वो अगले वीडियो में करनी है। अभी हमको केवल दर्पण बताना है, लेकिन ये बता दिए हैं जो समतल दर्पण के सामने जब कभी किसी वस्तु को रखते हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। सिंपली आप सुबह में विद्यालय जाने से पहले आप सोचते हैं जो अपना चेहरा देख ले, बालों को साफ कर ले, बालों को कंघी से व्यवस्थित कर ले, तब ऐसी स्थिति में आप अगर देखते हैं जो दर्पण के सामने खड़े होते तो आपका हूबहू प्रतिरूप बनना चालू हो जाता है और बनता भी है, ठीक ना। तो वो प्रतिरूप जो बनता है वही प्रतिबिंब होता है और आप जितनी दूरी पर समतल दर्पण से रहते हैं ऐसा आभास होता है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बन रहा है। अगर आप दर्पण की ओर जैसे बढ़ते हैं लगता है जो हम दर्पण की ओर ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं तो प्रतिबिंब भी लगता है जो मेरे तरफ बढ़ रहा है। इस प्रकार एक चीज यहां पर यह भी क्लियर हो जाता है जो समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होगी प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। समतल दर्पण के जितने नजदीक वस्तु होंगे प्रतिबिंब भी उतने ही नजदीक बनते हैं। इस प्रकार एक निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी बराबर वस्तु की दूरी। समतल दर्पण में जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है उतनी ही दूरी पर वस्तु होती है। ये भी एक हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ये थे समतल दर्पण की बातें। अब समतल दर्पण से हट करके चलते हैं दर्पण के दूसरे प्रकार जो थे। वो दर्पण के दूसरे प्रकार क्या थे तो आपने जाना था गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं इसकी बात अब आप जान लीजिए, पुनः उसका ग्राफ भी देख लीजिए। चलिए गोलीय दर्पण क्या होता है इसको आप देखेंगे। गोलीय दर्पण का तात्पर्य गोलीय कहने से ही लगता है जो ये गोला से रिलेटेड है और गोला से रिलेटेड जो दर्पण होंगे वो गोलीय दर्पण होंगे। तो ठीक है, चलिए सपोज दैट देख लीजिए जो ये ऐसे करके ये दिखने में अभी वृत्त लग रहा है। दिखने में क्या लग रहा है? अभी वृत्त लग रहा है। अब लेकिन एक बात और यहाँ पर जानना है, जो हम 2 डायमेंशनल सरफेस पर दिखा रहे हैं वाकई में इसको गोला कहते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए जो एक हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं वो फुटबॉल गोलीय होता है, ठीक है ना, वो त्रिविमीय सरफेस होता है। तो हम बात कर लेते हैं अब गोलीय दर्पण की। तो सपोज कर लीजिए ये गोलीय दर्पण इसी से बना होगा तो ये एक गोला है। अब इस गोले की चर्चा करते हैं तो कहते हैं ये खोखला है, इसके अंदर में खोखला है। फुटबॉल की भी बात करते हैं, अंदर में खोखला है, वो ठोस नहीं है। अब क्या होता है जो इस खोखले गोले को 2 भागों में सिंपली काटते हैं। सपोज कर लीजिए ऐसे यहां से काट लिए हम और ऐसे यहां से काट लिए हैं। अगर इन द सेंस इसको रंगते हैं, क्योंकि दर्पण के बारे में बोले थे एक भाग रंगा हुआ रहता है, तो सिंपली इसके एक भाग को हम रंगते हैं। मान लिया इसके बाहरी भाग को रंग दिया, काटा मैंने कितने भागों में? 2 भागों में। रंग कितने भाग को रहे हैं? एक भाग को, जो बाहरी भाग को रंग दिया।
अगले विद्यार्थी को कहे जो दोनों बाहर से रंगना, लेकिन गलती से वो एक अंदर से रंग दिया और एक को बाहर से रख दिया। अब परावर्तन की क्रिया दिखाने वाले सतह के बारे में अनुसरण करते हैं तो पता चलता है इसका सतह जो है उभरा हुआ है और इसका सतह धंसा हुआ है। एक पोजीशन ये बन गया, दूसरा पोजीशन ये बन गया। अब रही बात, ऐसे बोल रहे हैं सर आप बहुत दिमाग लगा के रंग दिए, एक को बाहर रंग दिए और एक को अंदर रख दिए। नहीं, हम कहते हैं दोनों को बाहर से रंग दीजिए, दर्पण दो बनेंगे एक ही प्रकार के। दोनों को अंदर से रंग दीजिए, दर्पण दो बनेंगे एक ही प्रकार के। तो क्यों नहीं एक को बाहर से रंगू और एक को अंदर से। रंगने की दो कंसेप्ट यहां पर आ रही है, या तो अंदर से रंगिए या तो बाहर से रंगिए। तो दो स्थितियां पैदा हो रही है रंगने की स्थिति के मुताबिक। जो अगर दोनों को बाहर से रंगते हैं तो दोनों का तल धंसा हुआ होता है, और दोनों को बाहर से रंगने के बजाय अंदर से रंग देते हैं तो दोनों का तल आपको क्या पता चलता है, दोनों का तल आपको क्या पता चलता है, जो उभरा हुआ होता है। तो अब इस जगह पर हम लोग कंडीशन में आ गए, तो चलो भाई हर कंडीशन में दो दर्पण बनते हैं और दोनों की स्थितियां यहाँ पर दो हो रही है। इस स्थितियों को देखते हुए हम इस बात की अनुसरण कर रहे हैं, जो दर्पण दो प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण, तो एक का तल उठा हुआ होता है और दूसरे का तल धंसा हुआ होता है। लेकिन पहले परिभाषा की जो बात आ रही है तो यह पता चला जो ये खोखले गोले का एक भाग है। तो यहां पर हम कहते हैं जो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। तो आप देखें जो खोखला गोला है इसके भाग पता चला है, जो एक ये भाग है और एक दूसरा भाग ये है। इसका तल पता चला है जो उभरा हुआ है बाहर की ओर, जिसे उत्तल दर्पण के नाम से जाना गया, और इसका धंसा हुआ है जिसे अवतल दर्पण के नाम से जाना गया। देखिए अभी आप से कोई पूछ दे ये बात जो गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं तो आप आसानी से जवाब देंगे। जो गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं देख रहे हैं पिक्चर में, गोलीय दर्पण के प्रकार, तो जवाब में आएगा गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। एक में आपका नाम आ रहा है अवतल दर्पण और दूसरा हो रहा है उत्तल दर्पण। तो आपको पता चला गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो देखिए आप फिर ये ग्राफ फिर ठीक से बना लीजिएगा। जो गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं खोखले गोले के भाग से, अगर इसको ऐसे मिटा दिए तो देखिए एक दर्पण क्लियर दिख रहा है, दूसरा दर्पण ये क्लियर दिख रहा है, और ये दो प्रकृति के दर्पण आपको बन गए हैं। एक का बाहरी भाग को रंजित किया गया, दूसरे के आंतरिक भाग को रंजित किया गया। ठीक है, तो देखिए अब ये गोलीय दर्पण के दो प्रकार को हम ग्राफ में बता दे रहे हैं, जिसे आप लोग आसानी से लिख लीजिएगा। हमें तो लगता है जो हम बता रहे हैं तो आप लोग को कठिनाई कोई नहीं हो रही होगी और आसानी से आप समझ भी रहे होंगे। गोलीय दर्पण देखिए प्रकार कितने हो गए इसके, एक हो गया अवतल दर्पण और दूसरे हो गए आपके उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण।
अवतल दर्पण का दूसरा नाम होता है जिसे हम लोग अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। उत्तल दर्पण का भी दूसरा नाम होता है जिसे हम लोग अपसारी दर्पण बोलते हैं। ये दोनों किसके पार्ट है? गोलीय दर्पण के। तो जब भी इसकी परिभाषा निकलेगी तो कहा जाएगा गोलीय दर्पण में जो इनकी परिभाषा अलग और इनकी परिभाषा अलग होगी तो क्या होगी अवतल दर्पण की परिभाषा? वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है अवतल दर्पण कहलाता है। यही उत्तल दर्पण का डेफिनेशन, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। दूसरी बात इसके बारे में जाने हैं, जो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस होता है और उत्तल दर्पण में आभासी फोकस होता है। तो वास्तविक फोकस होने के कारण ही इसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है। जैसे किरण पुंज के बारे में आप लोग पीछे जाने होंगे, ऐसे जहां भी पढ़ रहे हो या अभी आप वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर वो वीडियो में मिलेगा। जो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में होता क्या है? प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर सरल रेखीय पथ पर चलती है। अपसारी किरण पुंज में होता क्या है? प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से निकलती है और आगे की ओर फैल जाती है, आगे की ओर फैल जाती है। और यही अपसारी के बाद अभिसारी में क्या होता है? जो प्रकाश किरणें कहीं से आती है बट एक बिंदु पर मिल जाती है, एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए, इसमें फैलती हुई प्रतीत होती है, इसमें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यहां तक मिलती भी है। तो ये हो जाता है अपसारी, ये हो जाता है अभिसारी, और ये समानांतर। देखिए ऐसी किरण पुंज, ये समानांतर किरण पुंज हो जाती है। तो यहाँ पर अभिसारी से क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब अवतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें पड़ती है, जितनी भी प्रकाश की किरणें पड़ती है वो पता चलता है, जो सिंपली ऐसे देख लीजिए यहाँ पर पिक्चर से। अभिसारी कहने का वजह क्या है? इसे जैसे ये किरणें आएंगी, यहाँ टकरा गई, ये गुजरेंगी तो यहाँ पर मिल जाएंगी। चलिए, दूसरी किरणें आ गई, यहाँ टकरा गई, फिर गुजरी तो यहाँ से मिल गई। तीसरी किरणें आई और यहाँ से टकरा गई, और फिर ये वापस लौटी तो यहाँ पर मिल गई। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक किरणें ऐसे आई, ऐसे ऐसे गई, यहाँ पर टकरा गई। फिर देखिए दूसरी किरणें के बारे में, ऐसे गई और यहाँ पर टकरा गई। तीसरी किरणों के बारे में देख लीजिए, ऐसे गई और यहाँ पर टकरा गई। अब आप जरा देखिए, इससे इमेजिन जो करना था, एक बिंदु पर आके किरणें मिलती है कि नहीं मिल रही है? जब मिल रही है तो कौन सी क्रिया हो रही है? अभिसरण की कि अपसरण की? तो अभिसरण की क्रिया होने के कारण इस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर जितनी भी किरणें आती है वो एक बिंदु, मुख्य फोकस बिंदु पर टकराती है, यानी मिलती है।
तो अभिसरण की क्रिया करने के कारण इस दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है? अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो पता चला अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए, ठीक इसी चीज को अब इधर देख लीजिए, उत्तल में भी फिर समझ लीजिए। मन में ये संशय पैदा हो रहा होगा जो सर एक बिंदु पर आके किरणें मिली इसीलिए अभिसारिक है, अभिसरण क्रिया के कारण। उत्तल में ऐसा कोई इमेज बताइए, तो ये उत्तल का इमेज देख लीजिए। तल इसका उठा हुआ होगा, डेफिनेशन ही मिला है, जो उठा तल तो कहलाया उत्तल, धसा तल तो कहलाया अवतल। देखिए यहां पर इमेजिन कर रहे हैं, ये किरणें ऐसे आई और ऐसे वापस लौट गए। जब कल्पना के तौर पर पीछे की ओर बढ़ाया तो यहां मिला। दूसरी किरणें ऐसे आई और ऐसे लौट गई। तीसरी किरणें ऐसे आई और ऐसे लौट गई। चौथी किरणें ऐसे आई और ऐसे लौट गई। एक बात देखने से पता चलता है, जो किरणें तो हम देख रहे हैं यहीं से, इसके पीछे के पार्ट को भूल जाइए, आगे देखिए। केवल किरण तो हम देख रहे हैं यहीं से लौट रही है, पूरी की पूरी वापस जो लौट रही है वो किरणें यहीं से लौट रही है। लेकिन आने के क्रम में ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, और आने के बाद जब ऐसे लौटती है तो 1 मिनट के लिए हम कहते हैं, जो पता क्या चलता है, एक बिंदु से निकल के बाहर की ओर फैल रही है। अगर इस आने वाली किरणों को मिटा दे, व्यवस्था मेरे पास है जो मैं बता रहा हूं, इसको मिटा देता हूं। आपकी किरण की दिशा मैं नहीं बता रहा हूं, केवल लौटने वाली किरण की दिशा बता रहा हूं। अब बताइए जो आपका क्या पोजीशन बन रहा है। अब बताइए, किरणें निकलती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो जब बाहर की ओर निकलती हुई दिख रही है तो इन किरण को हम क्या बोलेंगे? अपसरण की क्रिया करने वाले किरणें। तो इसीलिए कहा जाता है जो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, पता चला अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण प्रकाश किरणों के एक बिंदु पर मिलने और अभिसरण की क्रिया के कारण होता है, और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि एक बिंदु से निकल करके आगे की ओर फैलती हुई दिखती है। तो इस प्रकार आप जान चुके हैं, रिव्यू में हम बता देते हैं, आप जान चुके दर्पण, दर्पण के बाद इसके प्रकार, प्रकार के बाद सबकी परिभाषाएं, तीनों दर्पण की परिभाषा अभी आप जान चुके हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। अब ये दर्पण कंप्लीट कर लीजिए, दर्पण के बारे में पढ़ लीजिए। जो दिक्कत हो पुनः कमेंट में बताएं, और पुनः कमेंट में जो बताया जाएगा, जो भी समस्या का सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन हम वीडियो पर आके पुनः देंगे। हम एक बार फिर कहेंगे, जो अगले वीडियो भी आप देखें, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहे, इसको पुनः देखें, याद करें, स्क्रीनशॉट ले लें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मैं कहूंगा जो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों में बताएं। अच्छा लगे तो और ज्यादा मेहनत करें, आप पढ़ें। हम आपके सफल बनाने के लिए जो भी प्रयोग करना होगा वो प्रयोग करेंगे, और आप लोग के लिए समय समय पर आके वीडियो का क्लास देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।